हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 27 फरवरी का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज है ये स्पेशली यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स और जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए डिजाइन की गई है। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसके जो डिटेल नोट्स हैं, आपको पीडीएफ है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और ताकि आप ऐसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा टॉपिक बनवत एकता स्थल। तो ये क्या है? ये एक तरह का स्मारक टाइप का बनाया है। कहाँ पर? ये ध्यान रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बहुत तेजी से इसको बनाया गया, मात्र 45 दिन में बनाया गया और यहाँ पर 105 फीट का नेशनल फ्लैग भी लगाया है। तो ये एकता स्थल किसको शो कर रहा है ना, इसे समझना होगा। तो देखिए क्या हुआ, 1947 और 48 के टाइम पे जब पाकिस्तान अटैक करता है तो उस समय भारतीय सेना के साथ वहां के लोग भी जो होते हैं वो शामिल होते हैं और एक प्रतिरोध डेवलप करते हैं। ठीक, तो भारत के सैनिकों के साथ वहां की स्थानीय जनता ने पुंछ की घेराबंदी की थी और वहां पर पाकिस्तान की सेना को रोक के रखा था। तो ये दिखाता है कि नागरिक और सैनिक मिलकर कैसे समन्वय करते हैं। आवाम और जवान, इसके बीच अटूट बंधन को शो करता है। तो उसको प्रमोट करने के लिए, उससे आज के जो युवा हैं वो उससे देशभक्ति की भावना को विकसित कर पाए अपने मन में इन चीजों को देखकर। तो उसके लिए एक स्मारक जैसा यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए इस तरह के जो देशभक्ति की भावना वाले स्मारक होते हैं, एक्चुअली ये हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल वारफेयर है उसको काउंटर कर पाते हैं। साइकोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है कि एक तो होता है कि दुश्मन जो है सीधे सीधे अटैक कर रहा है हथियारों से, लेकिन कई बार होता है वो हमें फिजिकली रूप से तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसको दूषित कर देते हैं। ठीक है, हमारे विचारों को कट्टरपंथी बना देंगे, रेडिकलाइज कर देंगे। तो उन रेडिकलाइज विचारों को खत्म करने के लिए इस तरह के जो पॉजिटिव चिन्ह होते हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, वो लोगों को बताना आवश्यक है। हमारे लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है? सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कहां पर है ये बनवत एकता स्थल, कहां पे लोकेटेड है? तो आपका आंसर आपको पता ही है, सी, पुंछ जिला, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृंदावनी वस्त्र। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल म्यूजियम बनाया जा रहा है गुवाहाटी के खानपाड़ा में। ठीक है, तो नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुवाहाटी का खानपाड़ा। वहां पर एक वृंदावनी वस्त्र के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है जहां पर लोग केवल एक वस्त्र को देखने आएंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं होगा। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि वृंदावनी वस्त्र है क्या। देखिए ये जो वृंदावनी वस्त्र है, इसमें जो भगवान कृष्ण है उनके जीवन को दृश्यात्मक रूप से दिखाया गया है, हेजियोग्राफी है वहां पे उनकी। और ये वस्त्र आज नहीं बना है, आज से 500 साल पहले बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में बना है। ये किसने बनाया था कि पहले तो किसके निर्देशन में बना था? तो शंकर देव, है ना, आपने भक्ति मूवमेंट में पढ़े होंगे, भक्ति आंदोलन में संत शंकर देव। ठीक है, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इस वस्त्र को बनाया गया। और किसने सपोर्ट किया था? तो कोच राजा है वहां के, नर नारायण। ठीक, तो उनके संरक्षण में ये वस्त्र बना था। किसने बुना था इस वस्त्र को? तो उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो मथुरा दास बुरा आटा। ठीक है, तो उन्होंने इसे बुना था। ठीक, तो होता क्या है, फिर अंग्रेज इसे ले जाते हैं और ब्रिटिश म्यूजियम में रख देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 2027 में आएगा, अभी आया नहीं है, तो ब्रिटिश म्यूजियम से ये वस्त्र वापस लाया जाएगा और अपने यहाँ पे म्यूजियम में रखा जाएगा और जनता उसको देख पाएगी। एक विशेष प्रकार से बनता है, लंपास टेक्निक बोलते हैं उसे, लंपास टेक्निक। उसमें क्या होता है कि एक ही करघे पे जो सिंगल लूम होता है उस पे 2 वीवर्स होते हैं, 2 बुनकर हैं, साथ में ही बुन रहे होते हैं। और यह जो टेक्निक है अब विलुप्त हो चुकी है ना, ये बहुत दुर्लभ टेक्निक है और इसको जिन लोगों को ये आती थी वो अब नहीं है। ठीक, यही वजह है कि इस वस्त्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अपने देश में वापस लाया जा रहा है। और ये जो वस्त्र है ये टोटली सिल्क से बना है, रेशम से बना है और इसकी विषय वस्तु है भगवान कृष्ण का जीवन, उनकी बाल लीलाएं, है ना, उनके सबके चित्रण इस पे किए गए हैं। तो हमारे से क्वेश्चन कहाँ, जो मैंने अभी फैक्ट बताए हैं वहीं से ही क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसके निर्देशन में बना था? तो संत शंकर देव के निर्देशन में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से म्यूजियम से भारत में लाया जा रहा है? तो ब्रिटिश म्यूजियम से भारत में लाया जा रहा है।
तो वनडे एग्जाम्स के लिए ये इफेक्ट काम कर रहा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत ने सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी लॉन्च की है, पायलट प्रोजेक्ट है। कहाँ लॉन्च किया है ये पायलट प्रोजेक्ट? ये एग्जाम में आ सकता है, तो पुडुचेरी में शुरू हुआ है ये। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारा डिजिटल रूपी है ना, उसके द्वारा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो किया जाएगा। अब अकाउंट्स में पैसा नहीं आएगा बल्कि डिजिटल रूपी में पैसा आएगा। अब इसे समझते हैं, है ना। मैंने जैसे आपको बताया कि सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी होगी, सीबीडीसी आधारित। तो ये सीबीडीसी है क्या, है ना। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। तो ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैं इसकी फुल फॉर्म लिखना इसमें रह गया है, तो आप इसे नोट कर लें। हिंदी में भी ये सेम ही फुल फॉर्म रहेगी, बस आप उसे देवनागरी में लिख लेंगे। ओके, तो अब ये सीबीडीसी होता क्या है? तो देखिए, जैसे कि होता है आपका बैंक अकाउंट होता है, तो अगर आपको उस बैंक अकाउंट में कुछ पैसा चाहिए तो आपको भौतिक मनी चाहिए होगा। आप उस पैसे को बैंक में जमा कराएंगे तो वो पैसा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आरबीआई सीधे एक टोकन मनी आपके अकाउंट में दिखा देता है, एक सेपरेट अकाउंट बनता है इसके लिए। तो वहां पर ये टोकन मनी के रूप में ऐसे इसे दिखाया जाता है। तो आप समझते हैं ये काम कैसे करेगा, है ना। तो देखिए, जो सरकार है वो राशन के लिए अभी भी सब्सिडी देती है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अगर अब नगद सब्सिडी दी जाती है तो लोग उसे हो सकता है उससे राशन ना खरीदे, किसी और काम में यूज कर ले। एक और नई समस्या भी आ रही है कि वो जो सब्सिडी है वो आधार कार्ड से लिंक है ना, उसमें बायोमेट्रिक उसका वेरीफाइड कराना होता है। तो कई बार होता है कि आपके अंगूठे का निशान मैच नहीं कर रहा है, तो उस वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अब आरबीआई ने कहा कि हम सीधे आपके खाते में क्या करेंगे, ये वाला जो अलग से आपका वॉलेट बनेगा, सीबीडीसी का वॉलेट, तो इस वॉलेट में आरबीआई पैसा जो डिजिटल रुपी है, ठीक है, ई रुपी है, उसको ट्रांसफर कर देगा। मान लीजिए उसमें 100 रुपए हैं, तो अब आप इस 100 रुपए से, ये लॉक है 100 रुपए, है ना, आप इससे और कुछ खरीदना चाहेंगे, कपड़े खरीदना चाहेंगे तो आप नहीं खरीद पाएंगे। ये अनलॉक कब होंगे? जब आप राशन की दुकान पर जाएंगे। तो बस केवल ये जो 100 रुपए हैं ये राशन की दुकान पर ही आप खर्च कर सकते हैं और कहीं खर्च नहीं करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि एक तो इससे जो एक प्रोसीजरल इश्यूज आ रहे थे लोगों को वो नहीं आएंगे, और दूसरा अगर खाद्य सब्सिडी है तो खाने की वस्तुओं में ही खर्च होगी, इसका डाइवर्जन नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक। तो इसमें हितधारक कौन कौन से हैं, स्टेक होल्डर कौन से हैं? तो एक तो आरबीआई जो रेगुलेट करेगा, एक जो मिनिस्ट्री है हमारी जो ये प्रोग्राम चलाती है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसे कह सकते हैं। और जो बैंकिंग पार्टनर है हमारा केनरा बैंक। ये ध्यान रखना, आपको दे दिया जाएगा एसबीआई, है ना। आपको लगेगा कि सबसे बड़ा सरकारी बैंक है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो नाम ध्यान रखना है, केनरा बैंक इसका बैंकिंग पार्टनर है। टेक्निकल सपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पीएफएमएस और एनपीसीआई से टेक्निकल सहयोग, तकनीकी सहयोग प्रदान करते हैं। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि इसका महत्व क्या क्या होगा, तो जो बायोमेट्रिक विफल हो जाता है ना, तो उस समस्या का समाधान होगा। सब्सिडी डाइवर्ट हो जाती थी, उसको डाइवर्जन को, विचलन को रोकेगा। जैम ट्रिनिटी, है ना, जनधन, आधार और मोबाइल, इसकी ट्रिनिटी का विकास होगा, ये और डेवलप होगी। और इसमें सरकार ने एक ध्येय वाक्य दिया है कि हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार, ठीक है, कि जो दाना आपको मिलना चाहिए, जो रुपए आपको मिलना चाहिए वो आपको ही मिलेगा, वो कहीं और वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सीबीडीसी से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में जो सब्सिडी प्रोग्राम में इसे इंटीग्रेट किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो हाँ, बायोमेट्रिक के प्रमाणीकरण की विफलता को रोकना है, सब्सिडी विचलन को रोकना है, ये भी ठीक है। मुद्रास्फीति को रोकना, है ना, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। तो ये दोनों सही हैं, थर्ड गलत है, तो आंसर हमारा बनेगा बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, E2095 RON पेट्रोल। ये क्या है? अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से, कि अब 1 नवंबर से जो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, सभी पेट्रोल पंप पे, है ना, भारत के सभी पेट्रोल पंप पे, वो 2 शर्तों को पूरा करेगा, 2 क्राइटेरिया को। क्या? कि एक तो उसमें एथेनॉल मिश्रण 20% से अधिक हो, E20 पेट्रोल हो, और वो 95 RON का हो। अब समझते हैं कि ये है क्या। तो E25 पेट्रोल क्या होता है? तो जैसे आप E मीन्स है एथेनॉल यहाँ पे, ठीक। एथेनॉल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल ईंधन की तरह कार्य करता है। तो जब हम E20 कह रहे हैं ना,
तो इसका ये मतलब है कि पेट्रोल में आपको 20% एथेनॉल मिला देना है, एथिल अल्कोहल मिला लेना है। तो बचा हुआ 80% तो पेट्रोल होगा और 20% होगा एथेनॉल। ठीक है, अब एथेनॉल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल बायोफ्यूल है, जैविक ईंधन है, जैव ईंधन है। किससे बनता है, गन्ना, मक्का, इनके किण्वन करा के हम इसे बनाते हैं। ठीक है, तो E20 तो समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये RON 95 क्या है। तो RON है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। ठीक है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये जो नॉकिंग होती है ना हमारे फ्यूल में, उसको रोक हमारा ईंधन जो है नॉकिंग के लिए कितना प्रतिरोधी है, नॉकिंग को कैसे रोक पाता है उसको बताता है। ठीक है, नॉकिंग क्या होता है कि जब ईंधन जलता है इंजन के भीतर तो एक इग्निशन से पहले ही अधिक ताप और दाब पर उसमें विस्फोट हो जाते हैं, छोटे छोटे से विस्फोट होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आपकी गाड़ी चलने से पहले इंजन में नॉक नॉक जैसी आवाज आने लगती है ना, तो उसे बोलते हैं नॉकिंग। तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि एक तो ये इंजन को ही कमजोर करता है, चाहे छोटे से ही विस्फोट है लेकिन वो हमारे इंजन को कमजोर तो कर ही रहे हैं ना। और दूसरा, इसमें फ्यूल भी हमारा ज्यादा लगेगा क्योंकि कुछ फ्यूल तो ऐसे वेस्ट ही हो जा रहा है। तो नॉकिंग जितनी कम हो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो ये जो RON है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर है, ये बताता है कि आपका फ्यूल नॉकिंग को रोकने में सक्षम है या नहीं है, तो कितना सक्षम है। तो जितना अधिक RON होगा ना उतना फ्यूल हमारा अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होता है, देखिए आगे का समझते हैं। 95 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, है ना। तो जनरली जो हमारे यहाँ पेट्रोल यूज होता है उसका RON 91 होता है। ठीक है, और जो एथेनॉल है, प्योर एथेनॉल, उसका RON ज्यादा है, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का ईंधन है, उसका RON है 108। अब हमने इसका 20% भाग इसके 80% में मिला दिया। ठीक, तो इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो 91 से बढ़ के हो गई 95। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिटी है। तो आपको जो अब पेट्रोल देना होगा वो 95 RON का मिनिमम हो सकता है, तो आपको इतना पेट्रोल मिलने वाला है। ओके, अब इसके फायदे क्या हैं, तो इंजन की सुरक्षा मैंने आपको बताया। अब आपका फ्यूल अच्छा हो जाएगा तो इंजन सेफ रहेगा, नॉकिंग कम होगी। दूसरा, अब आप एक और बात समझिए, आयात कम होगा, है ना। आयात कैसे कम होगा, आपको पता है कि हम अपने यहाँ जो पेट्रोल है वो गल्फ देशों से, रशिया से, इधर उधर से मंगाते हैं, है ना। तो अब पहले मान लीजिए हम 100% पेट्रोल मंगा रहे थे, लेकिन अब क्या है, हम 80% तो उसमें पेट्रोल मिला रहे हैं और 20% क्या मिला रहे हैं, एथेनॉल मिला रहे हैं। ठीक, तो ये जो 20% एथेनॉल है इसने पेट्रोल की जगह ले ली, तो अब हमें ये कम मिलाना पड़ेगा, है ना। कम मिलाना पड़ेगा तो कम मंगाना पड़ेगा। ठीक, और अब हमारे आयात में कमी हो जाएगी और हमारे देश की जो फिस्कल स्थिति है, राजकोषीय स्थिति है, वो बेहतर होगी। ठीक है, दूसरा, गन्ना और मक्का जैसी फसलों से बनाया जाएगा, तो अब गन्ना जैसे और गन्ना, मक्का, इनकी मांग बढ़ जाएगी, और जब भी किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसके प्राइसेस पे बढ़ जाते हैं, ना। तो किसानों को लाभ मिलेगा कि जब उनके सामान के प्राइसेस बढ़ जाएंगे उनकी उपज के, तो उनकी आय में वृद्धि होगी। चौथा सबसे महत्वपूर्ण जो इसका लाभ है वो है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को, उनके एमिशन को कम करता है। ठीक है, E10 की तुलना में 30% तक कम करता है। यहाँ पे एक और जानकारी यहाँ लिखने से रह गई है, आप नोट कर लेंगे कि जो E10 फ्यूल है ये पहले से हमने इसका लक्ष्य 2022 में प्राप्त कर लिया था। ठीक है, लेकिन 2022 के बाद हमने लक्ष्य रखा कि 2030 तक हम E20 कर लेंगे। ठीक, लेकिन हमारी सरकार ने जो क्लाइमेट चेंज की आवश्यकता है उसको देखते हुए इसको प्रीपोन कर दिया, मतलब इसको पहले ही अचीव कर लिया है। 2025-26 में ही ये लक्ष्य अचीव कर लिया है। आप जैसे जानते हैं कि 2026 में ही हमने E20 को अनिवार्य कर दिया है ना, तो हमने इसे 4-5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पे E10 क्या है, तो E10 वही 10% वहां पे एथेनॉल यूज हो रहा था और अब उसे बढ़ा के 20% कर दिया। ठीक है, तो आपसे सीधे ही पूछा जाएगा कि क्या शर्त रखी है, तो शर्त है कि 20% एथेनॉल हो, 95% RON हो, और वो भी मिनिमम। मैक्सिमम कितना ही हो सकता है ना, गुणवत्ता तो कितनी ज्यादा अच्छी हो तो अच्छा ही है हमारे लिए। ओके, दूसरा यहाँ पे E20 किसको डिनोट कर रहा है, तो आएगा 20% फॉसिल फ्यूल, तो नहीं, ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पे 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, है ना, सी इसका आंसर बने। ठीक है, और क्या आ सकता है कि एथेनॉल में, जो एथेनॉल यूज होता है पेट्रोल में, वो मेनली शुगर केन और मेज से प्राप्त होता है, मतलब गन्ना और मक्का से, तो हाँ सही बात है।
एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर कम होता है कन्वेंशनल पेट्रोल से, तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि RON जितना ज्यादा होगा उतना फ्यूल अच्छा होता है ना, और एथेनॉल का RON है 108, मतलब ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाता है, पहला ही सही है, तो आंसर बनेगा ए, केवल एक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल डिक्लेरेशन। ये नेशनल डिक्लेरेशन हुई है एक किस पे, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच में। 27 साल बाद ऐसी मीटिंग हुई है। ठीक है, कि सारे निर्वाचन आयोग आपस में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, जो डिस्कस है, डिबेट कर रहे हैं कि क्या इश्यूज हैं इलेक्शंस में, चुनावों में भारत में, और उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने अपने लास्ट में जो भी सोचा, जो भी आउटकम पे आए, वो उसे एक जगह पे लिख दिया और उसको बना दिया राष्ट्रीय घोषणा। ठीक है, नेशनल डिक्लेरेशन। अब क्या क्या आउटकम निकले, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कहीं पे आप मेंस वेंस वगैरह में लगा सकते हैं, हल्का सा बस आइडिया होना चाहिए था। एक तो ये कहा है कि यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल होने चाहिए। जो मतदाता सूची है, अभी आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनावों की अलग होती है, पंचायत, विधानसभा, इनके चुनावों की अलग होती है, तो एक ही मतदाता सूची हो जिससे ही सभी चुनाव होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम अवसंरचना भी साझा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज है उन्हें स्टेट्स यूज कर लें। ठीक है, और रिसोर्सेज के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो लॉज हैं, है ना, कानून हैं, उनको भी एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, समन्वित होना चाहिए। मतलब अभी जो पंचायतों के, जैसे विधानसभा और संसद के जो इलेक्शंस होते हैं उसके लिए तो एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, 1950 का भी है, 1951 का भी है। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास, लेकिन पंचायतों के लिए सबके पास अलग अलग, सभी राज्यों के अलग अलग अपने तरीके हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये एक बात निकल के आ रही है कि सभी जितने भी पंचायतें हैं उनका जो कानून हो वो इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ सामंजस्य करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का ये कदम है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ये सुना होगा आपने, तो वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को फिर से मजबूत करता है, उसकी ओर बढ़ने का एक प्रयास कह सकते हैं इसे। तो हल्का पुल्का कहीं पे काम आ सकता है मेंस वगैरह में, आपको कोई एज अ वैल्यू एनरिचमेंट। ठीक, तो पीटी में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक नेशनल डिक्लेरेशन हुई, तो उसके क्या आउटकम है। ठीक है, तो एक आउटकम तो यही है, पूरे भारत में एक साथ चुनाव, तो ये इसका आउटकम नहीं है ना, तो ये गलत है। डिजिटल ओनली वोटिंग की वोटिंग केवल डिजिटल हो, तो नहीं, ये भी नहीं है। यूनिफाइड इलेक्टोरल रूल, ये हमने पढ़ ही लिया था। और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी नहीं है, तो आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर ने एक स्क्वाड बनाई है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, है ना, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सेना ने नहीं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक अपना दस्ता बनाया है, किसके लिए, उसका नाम ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड स्क्वाड है, या स्नो लेपर्ड दस्ता है। तो क्यों बनाया है, क्या काम करेगा, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ना थोड़ा सा इसका कंटेक्स्ट समझिए कि क्यों बनाया गया है ये। तो देखिए क्या हुआ कि जब आतंकी घटनाएं होती थी तो पहले ऐसे होता था कि आतंकी आए, घटना हुई, और जब वो छिपते थे, जैसे आर्मी का अटैक हुआ या पुलिस ने काउंटर करने की ट्राई किया, तो वो जाकर जो अर्बन इलाके हैं ना, शहरी इलाके, वहां पे जाके छुप जाते थे। लेकिन अब कुछ 3-4 सालों से देखा गया है कि वो अर्बन इलाकों में नहीं छुप रहे हैं, बल्कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जंगल हैं, है ना, माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वहां पे जाके छुप रहे हैं। तो अब पुलिस वहां तक पहुंचने में कि मतलब उनको इतनी, सेना को तो फिर भी ट्रेनिंग है, लेकिन पुलिस को वहां पे कि -20 डिग्री, -30 डिग्री वहां पे रहने की इतनी ट्रेनिंग पहले नहीं दी जाती थी। तो अब उसमें उन्होंने नई एक स्नो लेपर्ड स्क्वाड बनाई है कि जो आतंकी भाग के ऐसे एक्सट्रीम टेरेन वाले जगहों पे छुप जाएगा, है ना, दुर्गम इलाके कह सकते हैं उन्हें, और देश के लिए खतरा बनेगा, तो पुलिस की एक जो दस्ता है वो वहां जाकर उनसे लड़ेगा, है ना। ठीक, पहली बार इसकी आधिकारिक उपस्थिति हुई खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, है ना, गुलमर्ग में, जहां पे ये 14,000 फीट पे सुरक्षा प्रदान की इसने। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्या थी, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक, इसके साथ इसके कुछ और रोल्स भी हैं, जैसे कि डिजास्टर के टाइम पे रिस्पॉन्स कर सकती है ना,
एवेलांच होते हैं, एवेलांच आपने सुना होगा, हिमस्खलन तो या भूस्खलन हो सकते हैं, लैंडस्लाइड, तो वहां पे लोगों को बचाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आतंकवाद रोधी अभियान तो इसके प्रमुख हैं, लेकिन अगर उस समय वो नहीं कर रही है ऐसा, तो अन्य कामों में भी, आपदा प्रतिक्रिया में भी इसको काम में लाया जाएगा। ठीक है, तो आपसे स्नो लेपर्ड के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस का एक स्क्वाड है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको लगेगा कि स्नो लेपर्ड की रक्षा करना है, नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हाई एल्टीट्यूड टेरेन है ना, उच्च ऊंचाई वाले जो भाग हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पे सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक एक्सरसाइज कलारी लीप, या इसे हिंदी में भी कलारी लीप अभ्यास कहेंगे। ठीक है, क्या है, मल्टी डोमेन ज्वाइंट मैरीटाइम ड्रिल है। ठीक है, संयुक्त समुद्री अभ्यास है। मेनली इसमें तो संयुक्त है, तो मतलब कुछ एजेंसियां होंगी, है ना, तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं ये हमें देखना होगा। तो पहली तो है मेन जो एजेंसी है भारतीय वायुसेना। ठीक है, उसकी दक्षिण वायु कमान जो है वो इसे लीड कर रही है। ठीक, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि नौसेना होगी, है ना, क्योंकि समुद्री मैरीटाइम एक्सरसाइज है तो नौसेना से कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, जो वायुसेना है, इंडियन एयर फोर्स है, उसकी सदर्न एयर कमांड इसको लीड कर रही है। ठीक है, तो और कौन कौन इसमें भाग लेगा, एक तो जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है, ठीक, वो फोर्स भाग ले रही है, और दूसरी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, जो सर्विलांस और रेस्क्यू में काम में आएगी। ठीक, तो ये तीनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज की, कहाँ पे की, इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में, है ना, मिनिकॉय आर्किपेलागो क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह। ठीक, तो वहां पे की इसका नाम कलारी कैसे पड़ा है, तो कलारी पयट्टू पे एक एंशियंट मार्शल आर्ट है ना, केरल की, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है। क्या दिखाता है कि बहुत एजिलिटी होनी चाहिए, मतलब फुर्ती होनी चाहिए, सटीकता होनी चाहिए, और अपनी हमारी इंडिजिनस स्ट्रेंथ, स्वदेशी शक्ति को दिखाती है ये नाम जो है कलारी पयट्टू। ओके, तो आपसे बस इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता, बस यही आएगा कि इसे कौन लीड कर रहा है ना, कहाँ पर हुई है, बस इसी तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो कहाँ हुई है तो हमें ध्यान रखना है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्किपेलागो। दूसरा कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो रैपिड फोर्स, हाँ ऑब्जेक्टिव इसमें रह गए बताने, देख लेते हैं उन्हें भी। तो कोर ऑब्जेक्टिव है कि रैपिड फोर्स की अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि फोर्स की आवश्यकता होती है तो जल्दी से फोर्स आ जाए, है ना, तीव्र बल प्रक्षेपण होना चाहिए। दूसरा ज्वाइंटमैनशिप, संयुक्तता, ये क्या होता है कि अब जैसे तीन अलग अलग तरह की जो बल हैं वो कार्य कर रहे थे, फोर्सेस काम कर रही थी। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है ना, तो अब हम ऐसे अभ्यास करेंगे तो हम एक दूसरे के तौर तरीके समझ पाएंगे। ठीक है, तो ज्वाइंटमैनशिप मतलब एक साथ मिलकर समन्वय कर पाएंगे। तीसरा है आइलैंड का डिफेंस, मतलब द्वीप की रक्षा करना, है ना, तो ये इसके तीन कुछ मुख्य उद्देश्य थे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हाँ रैपिड फोर्स प्रोजेक्शन है, ज्वाइंटमैनशिप संयुक्तता है, आइलैंड का डिफेंस है, साइबर वारफेयर सिमुलेशन नहीं, साइबर सिक्योरिटी से ये जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसका उद्देश्य नहीं है, तो 4 नहीं होगा, आंसर बनेगा A 1 2 3। देश के लिए फिर से एक अच्छी खबर है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें मिला है स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ठीक है, तो स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल इसके सबसे पहले रेसिपिएंट हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार इजराइल का सर्वोच्च संसदीय पुरस्कार है। ठीक, तो वहाँ के स्पीकर जो हैं अमन ओहाना, तो उन्होंने अमीर ओहाना ने उन्हें यह मेडल दिया। ठीक है, तो क्यों दिया गया है ये मेडल, तो उन्होंने कहा कि भाई जो पीएम मोदी हैं वो एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है ना, एक्सेप्शनल पर्सनल लीडरशिप को शो करते हैं। उनके नेतृत्व में भारत और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हुए। हमने रक्षा, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, इन क्षेत्रों में साथ में काम किया, व्यापक रणनीति बनाई, साझेदारी की, है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसी अच्छी लीडरशिप को उनके ध्यान में रखते हुए इजराइल ने उन्हें यह अवार्ड दिया। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्लभ सी स्थिति बन रही है, क्योंकि इजराइल का जो दुश्मन देश है फिलिस्तीन, है ना, पैलेस्टाइन, उस पैलेस्टाइन ने भी क्या किया है, आज से 6-7 वर्ष पहले उन्होंने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो दो ओपोजिट दुश्मन देशों के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हुए हैं, है ना। यही भारत की खूबसूरती है ना, कि जो भारत है वो ऐसे दो लोगों के बीच में भी संतुलन बना लेता है जो एकदम विपरीत है ना, जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम उन दोनों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि भारत जो है एक गौतम बुद्ध की भूमि है, जो मध्य मार्ग को फॉलो करना जिन्होंने हमें सिखाया है। तो भारत उसी मध्य मार्ग पे चलते हुए कभी भी एक्सट्रीमली ना तो इजराइल के साथ हुआ, ना ही एक्सट्रीमली फिलिस्तीन के साथ हुआ। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को दोनों देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से जो है अलंकृत किया। ओके, यहाँ स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल किसका ऑनर है? तो इजराइल का। यहाँ पे जो नेसेट है ना, इसको ध्यान रखना, जो इजराइल की पार्लियामेंट है ना, उसे कहते हैं नेसेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंडिया एंड स्वीडन के बीच में हुई है सिटाक पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपसे सीधे यही क्वेश्चन बन जाएगा कि सिटाक पार्टनरशिप हाल ही में चर्चा में रही, किसके मध्य हुई है? तो एआई जो समिट चल रही थी अभी, एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट, उसके साइडलाइंस में, उसके साथ में इन दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि हम एक साझेदारी करेंगे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। तो समझ लेते हैं क्या है। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, तो फुल फॉर्म है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। ठीक, अब कॉरिडोर से ऐसे लग रहा होगा कि जैसे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होते हैं, सड़कें होती हैं ना, वैसा कुछ कॉरिडोर होगा। तो नहीं, ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं है, एक डिजिटल कॉरिडोर है। ठीक है, डिजिटल ब्रिज है, जिसमें दोनों देश क्या करेंगे, जो अपने प्रौद्योगिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको शेयर करेंगे, है ना। अपने यहाँ के, उनके यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो रहे होंगे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहे होंगे, उन चीजों को शेयर करेंगे और एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि जो एआई है, ठीक है, वो जो मानवीय समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन करे, है ना। तो उनके सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करे। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ये प्लेटफॉर्म ट्रिपल हेलिक्स कोलैबोरेशन देता है ना, ट्रिपल हेलिक्स सहयोग। ये क्या होता है? ये इस तरह के कीवर्ड्स ना आप मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में जो हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं वो कीवर्ड्स से मिलते हैं। ठीक, आप किसी बात को कितने अच्छे से कह पा रहे हैं, है ना, वहां के मार्क्स हैं। तो ट्रिपल हेलिक्स मीन्स कि सरकार है इसमें, एकेडमिक्स है मतलब शिक्षण संस्थान है, और इंडस्ट्री भी है। तो ये तीनों क्षेत्रों को साथ में लाता है, और जब तीनों क्षेत्र साथ में आएंगे, सहयोग करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ अच्छे सॉल्यूशंस देश दुनिया को देखने को मिलेंगे। ठीक, एआई का निर्माण करने को कहता है कि ट्रस्टेड हो एआई, वैल्यू बेस्ड हो। ये सब बातें हम अभी कर ही चुके हैं। दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, कि जो व्यापार और निवेश है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए, सुगम हो जाए, कि स्वीडिश कंपनियां भारत में आके निवेश कर सकें, है ना, उसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस पे कि सिटेक क्या है ना, उसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक, या फिर यहाँ पे एस से ना वो आपको ऐसे नाम चेंज करके भी दे सकता है कि सिंगापुर, स्वीडन। ठीक, तो अलग अलग तरह से ये दे सकता है। ठीक, तो ये स्वीडन के साथ है हमारा ये कॉरिडोर जो बन रहा है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप मुझे बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा। इसमें कोई सुझाव देना चाहेंगे तो आप वो सुझाव दीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू।